Hello students, a very warm welcome to my channel UPSC with संदीप मैम। अब यहाँ पे हम एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी के जितने भी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर का क्या है, क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लेंगे एंड देन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एजेंडा क्लास का ये नहीं होगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक इन लाइक फुल डिटेल। तो ये लंबा खिंच जाएगा क्लास, बट उसमें क्या रहेगा कि आपका वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो उससे फ्यूचर में जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम फुल डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड दिस इज़ द एजेंडा ऑफ दिस क्लास। एंड वी ऐसे ही हम सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव। आई होप यू विल लाइक इट एंड सपोर्ट मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट थिंग इसमें हम 2021 के क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करेंगे एंड फ्रॉम पॉलिटी इटसेल्फ। धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट्स कर लेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो 2021 का पेपर हम पूरा टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे इन पार्ट्स। तो इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी से रिलेटेड इन 2021 क्वेश्चन पेपर हम वो सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो पॉलिटी से आया था। एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन? व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? तो वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है दैट ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था। अभी तो वाई ही इज़ आस्किंग पर्टिकुलरली 26 ऑफ जनवरी 1950, पहले तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि वाई दिस डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, देन ओनली वी कैन आंसर दिस। ओके, तो इफ़ यू रिमेंबर दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एनफोर्स कब हुआ था? व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स? So it was enforced on 26 जनवरी 1950। तो यही डेट क्वेश्चन में मेंशन है। तो ये कौन सी डेट मेंशन है? इट इज़ द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, एनफोर्स हो गया था, इम्प्लीमेंटेशन इसकी स्टार्ट हो गई थी। तो इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट लीगल स्टेटस क्या था कि इंडिया इस दिन कैसा कंट्री था, ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस आर गिवन: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, देन सी ऑप्शन इज सॉवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड डी इज सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर आप वर्ड्स पढ़ के समझ पा रहे हो सारे ऑप्शंस तो आपको यू कुड रिलेट दैट ऑल दीज टर्म्स आर मैंशनड इन द प्रीएम्बल। तो अगर हमें जानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडिया का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, तो हम ये सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक यही है कि हम सोचें कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो कैसे रीड कर रहा था। तो उसमें क्या क्या मेंशन था? वी द पीपल ऑफ इंडिया वांट्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज व्हाट। तो वो हमें सारा वो क्लिक करना चाहिए। तो इफ़ यू रिमेंबर, तो हमारा प्रीएम्बल ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 कैसे रीड कर रहा था? दैट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन, देन सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ऐसे ही रीड कर रहा था। इट मीन्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 हमारे प्रीएम्बल में एग्जैक्टली सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स नहीं मेंशन थे। तो ये कब मेंशन हुए? तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा? तो हमारा आंसर तो ऑप्शन बी है, बट हमें इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी। तो लेट्स मूव टू दैट पार्ट।
सॉल्विंग आंसर इज़ वन पार्ट, बट अंडरस्टैंडिंग कि आंसर तक कैसे पहुँचे दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो लेट्स अंडरस्टैंड. तो प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. व्हाट इज़ प्रियम्बल? तो प्रियम्बल इज़ द प्रीफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? प्रीफेस है. और कभी कभी ये भी कहा जाता है दैट इट इज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, राइट. ये भी हमें देखने को मिलता है. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रियम्बल किसका मॉडिफाइड वर्जन है. तो इट इज़ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. जो 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमारे पास प्रियम्बल था वो था सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वर्ड्स मेंशन थे. देन हमारा प्रियम्बल एक बार अमेंड हुआ. कब अमेंड हुआ? इट हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस. एक बार ही ये अमेंड हुआ है. कब अमेंड हुआ है? तो इट वॉज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का टाइम था, तो उन्होंने प्रियम्बल को अमेंड किया एंड एडेड 3 वर्ड्स. तो प्रियम्बल में 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए. कौन से? यू कैन रिमेंबर इट बाय सिंपल ट्रिक, सिस. तो सिस क्या? एक तो दे एडेड द वर्ड सेकुलर. Another word they added into the preamble was integrity, and another word which was added into the preamble was socialist. It means before this amendment our constitution read as sovereign democratic republic, and after this amendment, after amendment क्या हो गया? preamble कैसे read कर रहे हैं हम? After amendment we are reading preamble as constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. ठीक है. तो यही वो आपसे एक्चुअली जानना चाहता था. इनडायरेक्टली तो वो प्रियम्बल की अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग देखो कितनी अच्छी की है. दैट व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. तो सोशलिस्ट और सेकुलर ये वर्ड्स तो मेंशनड ही नहीं थे प्रियम्बल में, तो ये निकालना पड़ेगा. तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? इसलिए रॉन्ग हो जाएगा. सी में भी वही प्रॉब्लम है, देयर इज़ सेकुलर, तो आपको सेकुलर भी निकालना पड़ेगा. देन ए एंड बी में क्या प्रॉब्लम है? सॉवरन तो इंडिया था. ऑप्शन ए इज़ नॉट मैंशनिंग अबाउट सॉवरन, तो हमें सॉवरन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो इंडिया इज़ अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950. तो अगर वो इस क्वेश्चन को फ्यूचर में चेंज करके पूछे एंड वो पूछे व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया टुडे, तो आज हमारा अगर आज का पूछे तो देन आवर आंसर वुड बी डी. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर इज बी. आर यू गेटिंग? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ. प्रियम्बल ओनली वंस अमेंड हुआ, ओनली वन टाइम. और उसमें क्या क्या ऐड किया गया? 3 वर्ड्स. कौन कौन से 3 वर्ड्स? वी हैव लर्नड इट बाय ट्रिक, सिस. तो व्हाट इज सिस? सिस इज सेकुलर, socialist and integrity. So is it clear? I hope this question is clear. The answer for this question is option B, that the exact constitutional status of India on 26 January 1950 was what? It was a sovereign democratic republic, right? Okay, let's move to the second question. First question is done. Let's move to the second question. Right. So second question क्या है? What is the position of right to property in India? तो right to property की position अभी इंडिया में क्या है कि ये अब किस टाइप का right है? क्या ये legal right है? क्या ये fundamental right है? क्या ये है ना? तो ये कौन सा राइट है? क्या ये लीगल भी नहीं है और फंडामेंटल भी नहीं है? तो यही वो आपसे जानना चाहता है कि राइट नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया किस टाइप का राइट है, इसका क्या पोजीशन है.
तो लेट्स रीड द ऑप्शंस. इट इज़ सेइंग इट इज़ अ लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली. तो इसमें की वर्ड्स क्या हैं? सिटीजन्स ओनली एंड लीगल राइट. देन सी द बी ऑप्शन, ये भी बिल्कुल इसके जैसा. इट इज़ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन. इट मीन्स यहाँ पे वो कह रहा है कि ये इंडियन सिटीजन्स के लिए है लीगल राइट. दूसरे ऑप्शन में वो कह रहा है दैट इज़ अ लीगल राइट टू एनी पर्सन. ओके, देन लेट्स रीड द सी ऑप्शन. व्हाट इज सी ऑप्शन? तो सी ऑप्शन इज सेइंग इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स. ओके, फिर से वही, यहाँ पे इट इज़ सेइंग फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर सिटीजन्स ओनली. डी में इट इज़ सेइंग इट इज़ नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट. तो हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, पहले इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या था. इफ़ यू रिमेंबर फंडामेंटल राइट्स, अच्छा फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन है? दिस क्वेश्चन हैज आल्सो हैव बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम. तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट्स की. और पार्ट 3 में कितने फंडामेंटल राइट्स आर मेंशनड? सो इट टॉक्स अबाउट 6 फंडामेंटल राइट्स. ओके, तो अभी कितने फंडामेंटल राइट्स की बात करता है पार्ट 3? 6 फंडामेंटल राइट्स. बट ये तो आज की सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन. जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स. ओके, पहले ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? 7. अभी कितने हैं? 6. इट मीन्स 1 हैज़ बीन डिलीटेड. एक कम हुआ है तो उसको डिलीट किया होगा. तो कौन सा फंडामेंटल राइट डिलीट किया है? यही आपको, इसी से वो एक्चुअली क्वेश्चन ड्राइव कर रहा है कि अगर आपको ये हिस्टोरिकल फैक्ट पता है यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इंडिया में एक फंडामेंटल राइट डिलीट हुआ जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी. तो ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया में क्या था? फंडामेंटल राइट. ओके, तो पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, उसमें से एक फंडामेंटल राइट डिलीट किया. कौन सा फंडामेंटल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी. अब डिलीट किया तो अमेंडमेंट होगी, है ना? तो अमेंडमेंट का नंबर भी पता होना चाहिए. कौन सा अमेंडमेंट है? इट इज़ 44th अमेंडमेंट. तो राइट टू अमेंडमेंट वॉज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट 1978. ये आपको याद रखना है. तो इसको डिलीट करके क्या कहाँ शिफ्ट किया या कॉन्स्टिट्यूशन से फुली रिमूव कर दिया, वो भी पता होना चाहिए. सो इट वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बट इट वॉज एडेड टू पार्ट 12 of the constitution, added to part 12, added in part 12 of the constitution as article 300A. तो constitution में under article 300A you will find the mention of what? Right to property. Okay, and now there is a law. Now there is a law to provide, law to ensure. In India there is law to ensure right to property. Okay, तो इसीलिए right to property अब इंडिया में क्या हो गया है? It is legal right. So what is, अब हमें पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 300A का एग्जैक्ट टेक्स्ट क्या है, so that you can understand properly. सो हमें क्या है? आर्टिकल 300A एग्जैक्टली पता होना चाहिए. यहाँ तक समझ गए दैट ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स. 1 फंडामेंटल राइट जो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, वो डिलीट हो गया. कौन से अमेंडमेंट से? 44th अमेंडमेंट से. तो दिस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 44th अमेंडमेंट से इट हैज़ बीन डिलीटेड एंड अ न्यू आर्टिकल वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 12. एंड कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ? आर्टिकल 300A, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को इंडिया में लीगल राइट बना दिया. लेकिन कैसे? तो लेट्स रीड आर्टिकल 300A. तो आर्टिकल 300A क्या कहता है? आर्टिकल 300A इज सेइंग दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. It means India में nobody's personal property can be like lost until. So basically article 300A क्या कह रहा है? यही कह रहा है that no person shall be deprived of his property except by a law.
and that law should be framed by whom? That law should be framed by parliament. तो अगर गवर्नमेंट आपकी लैंड एक्वायर करना चाहती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहती है, तो दैट कैन बी ओनली पॉसिबल थ्रू अ लॉ, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट मीन्स इसमें अगर लॉ पास होगा तो ही क्या है, आपकी प्रॉपर्टी को उस लॉ के अकॉर्डिंग ही एक्वायर किया जा सकता है. एंड दैट लॉ शुड बी पास्ड ओनली बाय पार्लियामेंट, नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेचर. सो देयरफॉर इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया? लीगल राइट. एंड नाउ रीड आर्टिकल 300A अच्छे से. इट इज़ सेइंग नो पर्सन, इट इज़ नॉट सेइंग नो सिटीजन. इट मीन्स दिस लीगल राइट, विच लीगल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी in India is what? It is a legal right and it is available to all, not only citizens, to all the persons. Is it clear? अगर यही आपको सारा बैकग्राउंड पता होता तो ये क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. तो सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स वाले ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज नाउ इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट हैज़ बीन डिलीटेड. कब डिलीट किया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? इन 44th अमेंडमेंट. एंड क्या हुआ इसको? इट वॉज मेड a legal right. Now it is what? A legal right. So it is a legal right. It means answer या तो A है या B है. अब क्या ये citizens की बात करता है? आर्टिकल 300A क्या बोलता है? No person. It means it is talking about any person. So हमारा correct answer क्या होगा? Tell me what should be the correct answer. So our correct answer should be B. I hope it is clear. We have done everything in detail. We have done how right to property initially was a fundamental right, how it is converted to legal right now, under which article. We have discussed everything in detail. Okay, so let's move to the next question. I think आप मतलब कभी फील आ सकता है बीच में that class is getting very lengthy और एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम लग रहा है, but my agenda is to clear all the relevant points related to that topic. इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है क्लास को, राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन? जितने भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इस साल के क्वेश्चन पेपर में देखे हैं, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन ह्यूज डिटेल, लाइक व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग इंडियन पॉलिटी का क्लासेस. एंड इफ एनीबडी वांट्स टू डू इंडियन पॉलिटी इन डिटेल and thoroughly, you can visit to my channel and do it from the playlist. वहाँ पे इंडियन पॉलिटी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें फ्रॉम लाइक वेरी स्क्रैच हमने इंडियन पॉलिटी को डिस्कस किया है. सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. तो अगर किसी का पॉलिटी में अभी लाइक कोई वीक है, पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो आप पहले वहाँ से जो है उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी कर सकते हैं. देन यू शुड सॉल्व क्वेश्चन. तो आपको क्या है, आपका प्रैक्टिस होगा कि आपको समझ आएगा कि आपको कितना समझ आया या नहीं. तो यू कैन मेक अ लाइक रियलाइज़ दैट कि कितना आपका प्रेपरेशन है. तो अगर आपका पॉलिटी डन नहीं है तो बिफोर सीइंग दिस क्लास ऑफ क्वेश्चंस आप पहले इंडियन पॉलिटी का, देयर इज़ अ प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटी ऑन माय चैनल, तो उससे आप सारा कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर सकते हैं. देन कम फॉर द क्वेश्चंस, राइट. सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. सो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? यही वो पूछ रहा है. तो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब समझा है. तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? सो अगर बाय डेफिनेशन जाएँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन मीन्स अ लिमिटेड गवर्नमेंट. लिमिटेड गवर्नमेंट इन द सेंस व्हाट डज़ इट मीन लिमिटेड गवर्नमेंट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है? जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इट इज़ क्रिएटिंग अ बाउंड्री फॉर द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पावर्स क्या हैं और वो उसको किसको एक्सीड नहीं कर सकती. तो दिस इज़ फॉर एग्जांपल बाउंड्री फॉर द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सीड इट. So constitution is making that boundary for the government. Okay, so in that sense it is what constitutional government is, what a limited government. So let's see option A क्या कह रहा है? A representative government of nation with federal structure. तो when you are talking about representative government तो ये तो parliamentary government का कुछ लग रहा है डेफिनेशन. ये constitutional government का तो नहीं लग रहा है.
तो लेट्स नेक्स्ट ऑप्शन फिर हम एनालाइज कर सकते हैं दैट कौन सा ऑप्शन इज़ द लाइक मोस्ट क्लोजेस्ट. अ गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉयज नॉमिनल पावर. तो वो गवर्नमेंट जिसके हेड के पास नॉमिनल पावर्स ही हैं. तो ये भी एक हिसाब से पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहा है, जहाँ पे दो टाइप के हेड्स होते हैं. एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है. तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डेफिनेशन तो नहीं लग रही, ये एक फीचर लग रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. तो ये ऑप्शन भी लाइक इतना क्लोज नहीं लग रहा है. सो लेट्स रीड द नेक्स्ट ऑप्शन. अ गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉय रियल पावर. तो बेसिकली आप समझ रहे हैं वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से. तो ये तीनों ऑप्शंस उसी से रिलेटेड हैं. फोर्थ ऑप्शन पढ़िए. अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो यही तो बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होगी, जिसके ऊपर एक लिमिटेशन होगी कि आप किससे बाहर नहीं जा सकते, जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं. एंड वो रूल एंड रेगुलेशंस कहाँ मेंशन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट, लिमिटिंग द गवर्नमेंट, कि व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू एंड व्हाट द गवर्नमेंट कैन नॉट डू. सो इन दैट सेंस ऑप्शन डी इज़ द बेस्ट आंसर, बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो डी इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सो we'll go with D. I hope it is clear that constitutional government is what? It is a government which has to like work according to the terms and conditions of the constitution. वहाँ पे गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम बिकॉज गवर्नमेंट इज डिराइविंग ऑल इट्स पावर्स. तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट इज डिराइविंग ऑल इट्स पावर्स फ्रॉम गवर्नमेंट इज़ डिराइविंग ऑल इट्स पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट को बता रहा है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी ड्यूटीज़ एंड उसकी पावर्स को वो बता रहा है. सो इट इज़ अ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ अ लिमिटेड गवर्नमेंट. एंड दिस question constitutional government, it has been repeated so many times by the UPSC. Now you will even see it in 2022 का question paper. So constitutional government is a government which is limited by the terms and conditions of the constitution. So our answer is D. I hope I am making the point very clear. अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो you can ask me in the comment section. So let's move to the next question. So what is constitutional government? The constitutional government in one line means it is a government which is a limited government. Limited government किस सेंस में? In the sense what it can do, what it can't do, right? And ये सब कहाँ पे मेंशन है कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, उसको लिमिट क्या कर रहा है, उसको लिमिट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन. Is it right? The constitution is deciding the terms and conditions and what government can do and cannot do, right? So let's move to the next question. Question number 4. So what is the question number 4? Question number 4 is saying अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर देर इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है तो ये कौन से प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है, कौन से प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रही है. ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर्सन के पास ही सारा जो वेल्थ है जा रहा है, तो देर इज़ व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ with a particular section or with a particular person or a organization. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होगा अगर कंट्री में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगी, तो राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी क्या है, आर्टिकल 14 से लेके 18, दिस इज़ फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी. ओके, क्या राइट टू इक्वालिटी वायलेट होगा जब देर इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. सेकेंड इज़ DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या वो वायलेट होगा. देन राइट टू फ्रीडम और कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, तो क्या वायलेट होगा. एंड इफ़ यू रिमेंबर इन DPSPs it is clearly mentioned that state shall try to prevent concentration of wealth.
तो स्टेट शेल ट्राई टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो डायरेक्टली स्टेट का ड्यूटी लगाया है DPSPs में दैट स्टेट शेल ट्राई टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि उससे क्या होगा, सोसाइटी में इनइक्वालिटी आएगी, वेलफेयर नहीं हो सकता है ना। तो ये सब क्या है, बट ये डायरेक्टली कहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है, इन DPSPs। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर भी वायलेट हो रहा है, बट वो पूछ रहा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, बेसिकली वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो DPSP में यू विल फाइंड दैट इट इज़ डायरेक्टली मेंशन दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, पावर नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अच्छा, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो देर इज़ अ टास्क फॉर यू, देर इज़ अ टास्क क्वेश्चन फॉर यू। आपको मुझे आर्टिकल नंबर कमेंट करके बताना है दैट कौन से आर्टिकल में ये लिखा है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यू हैव टू टेल मी द आर्टिकल नंबर। ओके, so let's move to the next question. Okay, let's move to the next question. And what is the next question? This question is very interesting. Which one of the following factors constitute the best safeguard? It is saying best, the focus on the word is best. Best safeguard of liberty in a liberal democracy. तो मतलब एक लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी का सबसे अच्छा सेफगार्ड कौन है, कौन इंश्योर करेगा दैट लिबर्टी इज़ इंश्योर्ड, दैट देयर इज़ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट एंड देयर इज़ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। कौन सा फैक्टर इंश्योर करेगा दैट देयर इज़ प्रॉपर लिबर्टी इन द डेमोक्रेसी? तो लेट्स रीड द ऑप्शंस। अ कमिटेड जुडिशरी, ओके, एक जुडिशरी जो कि कमिटेड है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो इफ़ देर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, व्हाट डू यू थिंक, देयर वुड बी लिबर्टी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल बिकम मोर पावरफुल। तो एक ही यूनिट के पास बहुत पावर हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल बिकम मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो एक लाइक ज़रूरी नहीं है कि देर वुड बी अ गुड गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल। अगर देर कम्स अ लाइक वॉट करप्ट एंड अनफेयर गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल एंड देर इज़ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो क्या लिबर्टी रह सकता है? तो इट कैन बी अ थ्रेट टू लिबर्टी। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक, ये तो नहीं होगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब ज़रूरी तो नहीं है इलेक्टेड गवर्नमेंट आपकी लिबर्टी इंश्योर करे ही करे। ओके, तो दिस इज़ नॉट अ बेस्ट सेफ गार्ड, so this is also not the answer. Now separation of power, what is separation of power? That the three units of the government, that legislature, executive and judiciary, they are what, there is a separation of power between them and ये तीनों ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं. दैट लेजिस्लेचर इज़ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फॉर्मिंग द लॉज फॉर द कंट्री, executive is implementing those laws properly, and judiciary is keeping a check. Judiciary is keeping a check that everything is happening in a like a proper way. Nobody is interfering in each other's work. So what do you think? This is a best factor for the liberty or not? And then there is an option committed judiciary. तो कमिटेड जुडिशरी भी तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज इट इज़ इफ अ जुडिशरी इज सो मच कमिटेड इट कैन लाइक क्रॉस ओवर द लाइन्स एंड कैन इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. इट कैन बिकम लाइक जुडिशियल ओवररीच हो सकता है. व्हाट इज़ जुडिशियल ओवररीच? व्हेन जुडिशरी इज़ डूइंग द थिंग्स जो उनकी जुरिसडिक्शन में नहीं है, when they are interfering in the work of legislature and executive. So this is also problematic. This can also interfere with the liberty. So best safeguard for a liberty in a liberal democracy is what? There is a proper separation of power. और हर कोई अपना अपना काम कर रहा है. Legislature is performing its own duty. Executive and judiciary are also doing their own duties and they are not interfering in each other's work. So that would be the best safeguard for a liberty in a democracy. Is it clear? So this was an interesting question. So let's move to next question.
And what is the next question? Okay, so this question is about citizenship. Okay, so let's read the next question. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए जिसमें 3-4 स्टेटमेंट्स हों और आपको 1, 1, 2, 1, 2 ऐसे ही चूज़ करना पड़े, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द होल क्वेश्चन. एंड क्या होगा, इसमें कुछ ऑप्शंस होंगे जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, कुछ होंगे जिस पे आप 50-50 होंगे, और कुछ एक आधा ऑप्शन ऐसा भी होगा जिस पे आप 100% श्योर हैं. तो जिससे आप 100% श्योर हैं तो मेरा सजेशन है आप क्वेश्चन उससे करना स्टार्ट करिए. Okay, because that can give you that can help you in eliminating some of the options, and you can give you a thought line कि किस context में सोचना है क्वेश्चन को. Okay, so let's read the first option. There is only one citizenship and one domicile. तो वन सिटीजनशिप है, देश में सिंगल सिटीजनशिप है, ये तो हमें पता है, बट किसी को कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या देश में वन डोमिसाइल है या नहीं. तो इट मीन्स इट कैन बी 50-50, आपको पता हो नहीं पता हो. Okay, let's read the next question. A citizen by birth only can become the head of state. तो इंडिया की बात कर रहा है विद रेफरेंस टू इंडिया. सो व्हाट इज़ हेड ऑफ स्टेट, पहले तो ये बताओ. दो तरह के हेड है, एक है हेड ऑफ स्टेट एंड वन इज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट. इन इंडिया देर आर 2 टाइप ऑफ हेड्स. वन इज़ हेड ऑफ स्टेट एंड सेकेंड इज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट. तो हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पीएम. यही हमारा क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव. इसके पास ही रियल पावर है, प्रधानमंत्री के बाद पास ही रियल पावर है. क्यों? बिकॉज इट इज़ इलेक्टेड हेड. दिस इज इलेक्टेड हेड, डायरेक्टली इलेक्टेड. इसे डेमोक्रेसी में डायरेक्टली इलेक्टेड हेड है. एंड हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया? इट इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. एंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अब मुझे सोच के बताओ, क्या इंडिया में सिटीज़न बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट? जो नेचुरलाइजेशन के प्रिंसिपल से सिटीजन्स बने हैं, जो थ्रू रजिस्ट्रेशन इंडिया में सिटीजन्स बने हैं, तो क्या वो लोग इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए नहीं खड़े हो सकते? तो ये तो हमें पता है, ये तो वी नो 100% श्योर दैट एनी सिटीज़न, क्वालिफिकेशंस याद करो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की. तो क्या क्वालिफिकेशन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन इज ही शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया. तो क्या लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? ही शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया. ये तो नहीं लिखा होता ही शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय बर्थ. तो ऐसा कुछ तो आपने कभी नहीं पढ़ा. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ 100% रॉन्ग. ये आप श्योर हो 100%. तो अभी ऑप्शंस देखते हैं. वो पूछ रहा है विच इज़ द करेक्ट. तो एलिमिनेट बी, eliminate D. So now even if you don't know कि एक डोमिसाइल था या नहीं, अगर आपको नहीं पता, अब आपको क्लियर हो गया बिकॉज वन इज़ कमिंग इन बोथ द ऑप्शन. इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए. अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. तो ये तो लॉजिकली और कॉमन सेंस से भी हम सोच सकते हैं. ये ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक बार किसी फॉरेनर को सिटीज़नशिप दे दी तो आप वापस नहीं ले सकते. अगर लॉ में आपको सिटीज़नशिप एक्वायर करने के मेथड्स बताए होंगे तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस भी तो बताए होंगे जिससे आप सिटीज़नशिप को लूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ वेरी कॉमन सेंस से भी देखें तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत ही लग रही है. तो अगर 3 को भी हटा रहे हैं तो हमारे पास ओनली 1 ऑप्शन ही बचा. सो आंसर इज़ 1. तो देखिए, वन स्टेटमेंट यू डिलीटेड बाय, एलिमिनेटेड बाय कॉमन सेंस, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग. और ये आपको पता था बिकॉज हमने जब भी क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा तो यही पढ़ा दैट ही शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, ही शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, ही शुड बी दिस एज, है ना. ये तो कहीं नहीं पढ़ा ही शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया ओनली बाय बर्थ. ऐसा कुछ नहीं था. तो 2 भी एलिमिनेट हो गया. तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास एंड दैट इज़ आवर आंसर. इज़ इट क्लियर? यहाँ पे 1-2 चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. पहले तो यही समझ लीजिए कि अभी यहाँ तो आपका सॉल्व हो गया, नहीं भी पता था तो भी. तो ये भी समझ लीजिए कि इन इंडिया देयर इज़ ओनली 1 डोमिसाइल. यू कैन गेट ओनली 1 डोमिसाइल एंड देयर इज़ 1 सिटीजनशिप ओनली. ओके.
तो यहाँ से कुछ और डिराइव्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंडिया में क्या है, देयर इज सिंगल सिटीजनशिप। तो ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हम कौन से कंट्री से इंस्पायर हुए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है समटाइम्स। तो दिस इज़ अ इंस्पिरेशन फ्रॉम ब्रिटेन। फ्रॉम ब्रिटेन वी गॉट द इंस्पिरेशन टू प्रोवाइड अ सिंगल सिटीजनशिप टू द सिटीजन्स। देन देर आस्किंग अबाउट द हेड ऑफ स्टेट की क्वालिफिकेशन, है ना। हेड ऑफ स्टेट मीन्स प्रेजिडेंट। तो प्रेजिडेंट की क्वालिफिकेशन में हमने पढ़ा दैट एनी सिटीजन of India is eligible for the post of president, but they can ask कि कौन सा ऐसा country है जिसमें only citizens by birth are eligible for the post of president. So only citizen by birth are eligible for the post of president, for election of president इन यूएसए। तो यूएसए में ओनली सिटीजन्स बाय बर्थ। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है फ्यूचर में। एंड दिस ऑल्सो सिटीजनशिप अब कौन से पार्ट में, ये भी पता होना चाहिए। सिटीजनशिप से मैंशनड रूल्स कहाँ पे मैंशनड है, तो इट इज़ मैंशनड इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉम आर्टिकल 5 till 11 द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस अबाउट द सिटीजनशिप एंड about the citizens who became the citizens of India on 26 January 1950, and then it gives power to the parliament to decide for the rules of people for who got the citizenship after 26 January 1950, right? तो ये सारी इसकी एलाइड इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। And what is the next question? This is very interesting. Like in every year, either you will find a question on federalism or parliamentary form of government. तो वो मोस्टली स्टूडेंट्स को फेडरलिज्म की फ़िलासफ़ी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फ़िलासफ़ी में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। यूपीएससी को भी आई थिंक ये क्लैरिटी है कि देयर इज़ अ ह्यूज कन्फ्यूजन टू पीपल ऑन दीज टू फ़िलासफ़ीज़। दैट इज़ वाई एवरी ईयर यू विल फाइंड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टू टॉपिक्स। तो इसमें वो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज़ एन एसेंशियल फीचर। एसेंशियल मतलब जिसके बिना नहीं पॉसिबल है। विच इज़ अ एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इंडिया इज़ फेडरल इन कैरेक्टर। तो कौन सा ऐसा फीचर है इंडिया में जिसको देख के पता चल रहा है दैट इंडिया इज़ अ फेडरल इन कैरेक्टर। तो इससे पहले कि हम ये पॉइंट्स डिस्कस करें और ऑप्शंस रीड करें, थोड़ा सा फेडरलिज्म के बारे में समझ लेते हैं जिनको नहीं मालूम है। अदरवाइज आई हैव लाइक एक्सप्लेन्ड इन ह्यूज डिटेल अबाउट फेडरलिज्म एंड इट्स कंपैरिजन विद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यू कैन रीड, यू कैन लाइक वॉच दैट क्लास इन द इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट। सो व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज फेडरलिज्म। So federalism is what? It is a political setup in which there is division of power. In federalism you will find what? Division of power. Division of power between whom? Between two levels of government. Between levels of government. Between two levels of government. One would be what? A union level or central government. And then there would be a regional level government. एक रीजनल लेवल गवर्नमेंट्स होंगी और एक यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट होगी, और उनके बीच में क्या होगा? पावर डिवाइडेड होगी, डिवीजन ऑफ पावर। एंड हु विल डिवाइड दिस पावर? दिस डिवीजन ऑफ पावर वुड बी डन थ्रू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। So this would be done through a written constitution. It means if you are a federal nation, there is a requirement that you must have written constitution. क्यों? क्योंकि आपने करनी है डिवीजन ऑफ पावर, लेकिन वो करनी कैसे है? आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देन इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू बाईपास दैट डिवीजन ना। अदरवाइज तो यूनियन गवर्नमेंट्स क्या है, कभी स्टेट गवर्नमेंट्स की, रीजनल गवर्नमेंट्स की पावर को ओवरशैडो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट दिस डिवीजन ऑफ पावर इज मेंटेन्ड।
सो फेडरलिज्म का बेसिक फीचर क्या है, दैट देर इज़ अ डिविजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स एंड दिस इज़ डन थ्रू द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, दिस कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड इन नेचर, दिस कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड इन नेचर, क्योंकि अगर ये फ्लेक्सिबल होगा तो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट उसमें क्या है, चेंजेस करके अपनी पावर्स को और बढ़ा सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, और वीक कर सकती है। तो वो इतना इजीली नहीं हो पाए, डिवीजन ऑफ पावर का जो चेंजेस है इतना इजी नहीं हो पाए, इसीलिए आप देखोगे जो भी फेडरल कंट्री होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड होगा, उसमें अमेंडमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। एंड देन देयर वुड बी अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये सब बेसिक फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, इसके बिना फेडरेशन काम नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो मस्ट इन अ फेडरलिज्म। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसीलिए चाहिए कि वो ध्यान रखे कि देर इज़ नो actions taken at any level which is disturbing the division of power, और division of power maintained है। तो इन वन लाइन समझते हैं फेडरलिज्म क्या है। अगर इसको हम सम अप करें तो आपको फेडरलिज्म में क्या करना है, यू हैव टू लाइक डिवाइड द पावर एट 2 यूनिट्स, you have to divide the power at 2 levels, union level and regional level, and this would be done through a written constitution। और written constitution को आपको कैसा बनाना है, rigid, so that this power division of power is not like shifted in the favor of any unit। and इसका ध्यान रखना कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड करी है वो वैसे ही रह रही है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक चेक करने के लिए भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। सो देयर शुड बी अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ओके, इसके बिना फेडरेशन काम नहीं कर सकता। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज फेडरलिज्म। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेइंग, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन द इंडियन पॉलिटी इज एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इंडिया इज़ फेडरल। तो इंडिया फेडरल है ये किससे पता चलता है। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। तो अभी हमने पढ़ा था कि जुडिशरी कैसी चाहिए, इंडिपेंडेंट। ओके, मे बी दिस कैन बी द ऑप्शन। ओके, लेट्स सी। देन यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बताया, ये ज़रूर बताया दैट देयर इज़ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बट ऐसी कोई कंपल्शन नहीं लगाई कि यूनियन गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो स्टेट से भी आए। क्या ऐसा कुछ बताया? ओके, देन यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। तो कैबिनेट की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज़ नॉट देयर। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो फंडामेंटल राइट्स फेडरेशन में इतना कोई वो एक एसेंशियल फीचर नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। अब हमें डिसाइड करना है ए और बी में से। तो बी ऑप्शन दोबारा से पढ़िए, यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो व्हाट इज़ यूनियन लेजिस्लेचर? अगर इंडिया के एग्जाम्पल में जाते हैं तो इंडिया में यूनियन लेजिस्लेचर क्या है? इट मीन्स पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं? 2 हाउसेस हैं, वन इज़ लोकसभा एंड सेकेंड इज़ राज्यसभा। जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से ही आ रहे हैं, स्टेट से ही आ रहे हैं। एंड दे आर व्हाट? दे आर इलेक्टेड। तो दे आर इलेक्टेड। तो इज़ दिस स्टेटमेंट राइट? तो ये स्टेटमेंट तो राइट है, बट क्या ये फेडरल कैरेक्टर है? तो आपको डिसाइड करना है कि बी में से और ए में से विच इज़ द करेक्ट आंसर। बट अगर हम ध्यान से सोचें तो एसेंशियल फीचर क्या है फेडरेशन का? जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है? ये इंश्योर करना कि ये जो डिवीज़न ऑफ पावर हुई है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंटेन रहे। इट मीन्स जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होना तो बहुत ज़रूरी है, और इंडिया में भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इज सेफ गार्डेड। तो दिस इज़ व्हाट अ एसेंशियल फीचर विच मेक्स इंडिया अ फेडरेशन।
I hope the point is clear. I hope the point is clear. So let's move to the next question. Okay. The next question is asking the definition of best definition of the term state. तो इसको समझते हैं. ऑप्शंस पढ़ने से पहले समझते हैं that what is a state. So what is a state? State is a political entity. Any political entity which has 4 elements will be considered as a state. तो स्टेट डिक्लेयर होने के लिए, किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी का स्टेट डिक्लेयर होने के लिए उसमें 4 उसके फीचर्स, 4 उसके बेसिक फीचर्स हैं जो कंप्लीट होने चाहिए. देन ओनली वी कैन कॉल एनी पॉलिटिकल एंटिटी. एनी पॉलिटिकल एंटिटी कैन बी कॉल्ड अ स्टेट ओनली व्हेन, जब उसके पास ये ऊपर वाले 4 फीचर्स हैं. कौन कौन से फीचर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, that political entity needs to have its territory. उसके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए जिसको वो अपना देश बोल सके, अपनी स्टेट बोल सके. तो इट शुड हैव इट्स टेरिटरी. देन इट शुड हैव पॉपुलेशन. व्हाट इज द सेकेंड यूनिट? दैट इट शुड हैव पॉपुलेशन. टेरिटरी भी होना चाहिए, द टेरिटरी इज व्हाट लैंड. एंड देन देयर शुड बी अ पीपल, पॉपुलेशन होना चाहिए. व्हाट इज द थर्ड फीचर? And in that political setup there should be a government. Government क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन जो टेरिटरी और पॉपुलेशन को मैनेज करे, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उनका वेलफेयर इंश्योर करे. तो देश, व्हाट आर 3 फीचर्स? टेरिटरी होना चाहिए, देयर शुड बी पॉपुलेशन, देयर शुड बी अ गवर्नमेंट टू मैनेज ऑल दिस. एंड बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द 4th feature. And what is that 4th element? 4th element is the most important that a state requires. And what is that 4th element? That is sovereignty. What is sovereignty? Sovereignty is what? That entity should be independent, free. It should not be the dominion of any other country. That should be independent, free nation होना चाहिए उसको. It should not be a dominion. It should not be a colony of any other foreign state. And it should be free in decision making, free and independent in decision making. अपना कोई भी decision ले सके. There is no interference and no pressure on that entity from internal and external. तो ऐसे सेटअप को क्या बोलेंगे? That political entity is sovereign. सो चारों एलिमेंट कंप्लीट होंगे तो देन ओनली वी कैन कॉल अ पोलिटिकल एंटिटी एज स्टेट. अभी बिफोर इंडिपेंडेंस चले जाओ, इंडिया हैड अ टेरिटरी ऑल्सो, इंडिया हैड पॉपुलेशन ऑल्सो, देयर वॉज अ गवर्नमेंट ऑल्सो, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी. बट देन ऑल्सो वी वर नॉट सॉवरन. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट हमारी अपनी नहीं थी एंड इंडिया वॉज नॉट फ्री टू टेक इट्स डिसीजन. अ फॉरेन पावर वॉज टेकिंग इट्स डिसीजन. इट वॉज अ डोमिनियन, it was a colony of a foreign nation. So ये जो एलिमेंट था ये मिसिंग था बिफोर इंडिपेंडेंस. इट मीन्स जब ये चारों पूरे होंगे, कौन कौन से? टेरिटरी, देयर शुड बी टेरिटरी, देयर शुड बी पॉपुलेशन, एंड देयर शुड बी अ गवर्नमेंट टू मैनेज ऑल दिस, एंड देयर इज sovereignty. Then only you can conclude any political entity as state. तो हमें यही चारों एलिमेंट्स ढूंढने हैं. जिस भी ऑप्शन में चारों एलिमेंट्स मिलेंगे वही बेस्ट डेफिनेशन होगी स्टेट की. ओके, सो लेट्स रीड. अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स permanently occupying a definite territory, independent of external control and possessing an organized government. तो पहले क्या कह रहा है? अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स, इट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन. परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, तो दूसरा एलिमेंट भी आ गया. लेट्स रीड नेक्स्ट. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, तो कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट है. इट मीन्स थर्ड एलिमेंट सॉवरेनिटी भी आ गया. तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो गए. एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ओके गवर्नमेंट भी है, तो इसमें तो चारों ही मैंशन है. बट लेट्स सी अदर ऑप्शंस ऑल्सो. ओके, तो इसमें चारों के चारों हमारे पूरे हो रहे हैं. बट अभी हम नेक्स्ट भी देखेंगे क्योंकि उसने क्या बोला? बेस्ट डेफिनेशन.
A politically organized people, okay, so there is a population, definite territory and possessing an authority to govern them, okay, maintain law and order, protect their natural rights, safeguard the means of sustenance. बट इसमें ये नहीं उसने बोला दैट गवर्नेंस दैट गवर्नमेंट इज़ व्हाट फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल प्रेशर. तो यहाँ पे सोवरानिटी मिसिंग है, यहाँ पे सोवरानिटी इज़ मिसिंग. तीन एलिमेंट्स आ गए, पीपल आ गए, टेरिटरी आ गई और अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट भी आ गई, है ना. बट सोवरानिटी नहीं, उसने गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ बताने लग गया कि वो क्या करेगी, अथॉरिटी गवर्न करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी. तो क्या है उसके फंक्शंस एक्सप्लेन करने लग गया, बट ये नहीं बोला कि वो गवर्नमेंट सॉवरन होगी. तो फोर्थ एलिमेंट इज मिसिंग. इट मीन्स बी ऑप्शन तो नहीं आंसर होगा. लेट्स सी ऑप्शन. अ नंबर ऑफ पर्सनस हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी. तो पर्सनस मतलब पॉपुलेशन आ गया, टेरिटरी भी है. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हैव देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट भी है, बट यहाँ पे भी अगेन सोवरानिटी इज मिसिंग. ओके, तो ये भी नहीं लग रहा है सही. नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं. अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी. पॉपुलेशन है, टेरिटरी भी है, विद द सेंट्रल अथॉरिटी. ओके, गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल अथॉरिटी है, एक एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. लेकिन फिर से ये नहीं बोला दैट गवर्नमेंट इज़ सॉवरन. तो ये बेस्ट डेफिनेशन ये भी नहीं लग रही. तो इस हिसाब से बेस्ट डेफिनेशन कौन सी लग रही है, फर्स्ट ओनली, क्योंकि उसमें क्या है, चारों एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं. वो एक्सटर्नल प्रेशर्स के इंडिपेंडेंस की भी बात कर रहा है, डेफिनेट टेरिटरी की भी बात कर रहा है, गवर्नमेंट की भी बात कर रहा है. तो बेस्ट डेफिनेशन तो ए ही लग रही है. तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द आंसर. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, next question is, with reference to India, consider the following statements and find the correct statement. तो दो statements हैं, इनमें से हमें correct statement ढूंढना है. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it become a matter of his her right. ओके, तो इट मीन्स अगर किसी का प्रॉपर केस बन रहा है तो उस प्रिजनर को आप पैरोल नहीं डिनाई कर सकते, क्योंकि पैरोल देन उसका राइट बन जाता है. तो डू यू थिंक अ पर्सन इज़ इन जेल एंड उसके पास पैरोल का राइट है. ओके, ये वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है. देन सेकेंड स्टेटमेंट इज, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजन रिलीज ऑन पैरोल रूल्स. तो स्टेट गवर्नमेंट के अपने पैरोल रूल्स होते हैं, ये वो पूछ रहा है. तो अगर आपको अच्छे से याद हो तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में ही क्या आता है, प्रिजन्स. तो अगर प्रिजन्स जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता तो स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशंस तो बनाती ही होगी, क्योंकि वो उनकी लिस्ट में है. तो दे हैव द पावर टू मेक लॉज एंड रूल्स. तो अगर सिंपल नॉलेज से देखें तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट होनी चाहिए. फर्स्ट पे अभी आपको क्या है, सोचना पड़ेगा. तो आपका आंसर या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है. इट मीन्स डी और ए के जो चांसेस हैं वो कम हो गए हैं. तो अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और नॉट. तो इट मीन्स थोड़ा सा पैरोल के बारे में पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज़ पैरोल एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग इट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पैरोल. तो पैरोल सिस्टम क्या है, इट इज़ बेसिकली रिलीजिंग अ प्रिजनर फ्रॉम द जेल, रिलीजिंग अ प्रिजनर फ्रॉम जेल फॉर सम रीज़न. देयर शुड बी सम रीज़न. तो पैरोल पे जब कोई प्रिजनर आता है तो वो क्या है, किसी रीज़न की वजह से उनको क्या है, जेल से रिलीज़ किया जाता है फॉर सम टाइम पीरियड. उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या है, जेल से बाहर भेजा जाता है. एंड देयर शुड बी सम रीज़न. फॉर एग्जांपल उनके फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, उनके ब्लड में, है ना, या फिर उनका कोई क्लोज वेडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी है एंड ही इज़ इन जेल, तो उसके बेटे की शादी है या बेटी की शादी है, लाइक दैट, है ना. तो देर इज़ अ वेडिंग और देर इज़ अ डेथ और सम रेलिवेंट रीज़न, कोई रेलिवेंट
रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से क्या है, प्रिजनर को आप रिलीज़ कर रहे हो फॉर सम टाइम, एंड द प्रिजनर हैव टू रिपोर्ट रेगुलरली टू द अथॉरिटीज़। तो उनको रेगुलरली उनको क्या है, रिपोर्ट करना है दैट ओके, अपना अटेंडेंस लगाने आना है रेगुलरली। सो पैरोल इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट, इट इज़ नॉट अ राइट। इसको आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हो। इवन इफ़ यू हैव अ वैलिड रीज़न, इवन यू हैव अ वैलिड रीज़न, अगर किसी प्रिजनर के पास वैलिड रीज़न है, देन ऑल्सो पैरोल कैन बी डिनाइड। अगर क्या है, अथॉरिटीज़ को लग रहा है दैट इसको रिलीज़ करना इज़ अ नॉट सेफ फॉर द सोसाइटी एंड इट कैन क्रिएट अ फर्दर प्रॉब्लम, तो उसका क्या है, चाहे उसके पास वैलिड रीज़न भी है तब भी उसका पैरोल क्या है, डिनाई किया जा सकता है। सो इट इज़ नॉट योर राइट। अगर आपका राइट होता तो आपको डिनाई नहीं कर सकते थे। ओके, सो इट इज़ नॉट अ राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमने देख लिया था सही है। तो आंसर शुड बी वन ओनली। अरे 1 second. So it is saying find the correct option. So first is wrong. So our answer is what? First is wrong. तो ये भी गया, ये तो already गया था. तो answer is B. So B is the right answer. Option B. Okay. So let's move to the next question. Next question is from judiciary. And what is the question? Let's, दो statements हैं. Here also we have to find the correct option. So with reference to Indian judiciary की वो बात कर रहा है. Consider the following statements and find the correct one. Any retired judge of Supreme Court of India, तो कोई भी जो जज है जो रिटायर्ड हो गया और वो कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का है, कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, अगर कोई रिटायर हो गया है जज, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज है, उसको कहते हैं दोबारा वापस बुलाया जा सकता है, दैट आप यू एक्ट एज अ, यू वर्क एज जज, तो उनको दोबारा से वर्क करने के लिए बुलाया जा सकता है। एंड कौन बुला सकता है? बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन बुलाएगा उनको? अगेन CJI। ओके, विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, और बुलाने से पहले कह रहे हैं क्या चाहिए? प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। इट मीन्स किसी सर्कमस्टांसेस में अगर ज़रूरत पड़े तो रिटायर्ड जजेस को दोबारा से काम करने के लिए बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और कौन बुला सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुला सकता है विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये पहली स्टेटमेंट है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट डज। तो ये तो न्यूज़ में हम देखते ही रहते हैं दैट क्या है, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी ही जजमेंट को ओवर रूल कर देता है, या फिर कोई हाई कोर्ट क्या करता है, पहले कुछ और जजमेंट दिया होता है बट देन नेक्स्ट टाइम वो क्या है, उसको ओवर रूल कर देते हैं। ये तो हम कॉमनली देखते हैं, मतलब ये तो हमें पता ही है कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब आपको ये डिसाइड करना है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट। तो इसमें आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस को दोबारा काम करने के लिए बुलाया जा सकता है? तो हाँ, तो बुला सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्कलोड, या जुडिशरी में देयर इज़ लाइक ज़्यादा वैकेंसी है, ज़रूरत है, तो कभी बुला सकते हैं रिटायर्ड जजेस को। इतना आई थिंक अगर नॉर्मल सेंस में सोचे तो इतना वो लग नहीं रहा देखने में कि हाँ दिस इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन। बट अब ये डिसाइड करना है आपने कि उनको बुलाएगा कौन। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ बुलाएंगे? ये आपने डिसाइड करना है, दैट यही वो पार्ट चेक करना चाह रहा है आपका। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें समझाना चाहती हूँ, देन दिस पॉइंट वुड बी ईजियर। ओके, तो देर आर 2 सिचुएशंस, वन इज़ रिलेटेड टू द एड हॉक जजेस एंड वन इज़ रिलेटेड टू द रिटायर्ड जजेस। ओके, सो पहले फर्स्ट केस समझते हैं। फर्स्ट केस किसके बारे में है? इट इज़ अबाउट एड हॉक जजेस। तो क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अगर देर इज़ अ लैक ऑफ कोरम, कोरम कम है, मतलब जितने जजेस चाहिए उतने पूरे नहीं हैं,
तो एकदम से हायर तो नहीं कर सकते, नई वैकेंसी फिल तो नहीं कर सकते, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कोरम कम है परमानेंट जजेस का, तो क्या है, एड हॉक जजेस आप हायर कर सकते हो। कहाँ से? तो सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी कम है, तो लॉजिकली सोचो तो कहाँ से, तो आप हाई कोर्ट के जजेस को एड हॉक बेसिस पे यू कैन हायर देम टू वर्क एज टू एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, they when there is a lack of quorum of permanent judges in Supreme Court, then the judges of High Court can be asked to act as Supreme Court judges for temporary basis। तो कुछ समय के लिए, जब तक क्या है, कोरम पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। तो टेम्पररी बेसिस पे आप हाई कोर्ट के जजेस को एज एड हॉक सुप्रीम कोर्ट जजेस हायर कर सकते हो। एंड हु कैन इनवाइट द जजेस फ्रॉम द हाई कोर्ट टू एक्ट एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इनवाइट करेंगे। बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। तो जिस हाई कोर्ट के जजेस को वो एडहॉक बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भूमिका के लिए लेके आ रहे हैं, उस कंसर्न्ड स्टेट के कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो करना पड़ेगा। और सीजे ये सब कुछ अपनी मर्जी से अकेले नहीं कर सकते, उनको प्रायर परमिशन, प्रायर कंसेंट लगेगा, किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो क्या समझें, इफ़ देर इज़ अ लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन डिसाइड एंड कैन इनवाइट जजेस ऑफ हाई कोर्ट to what? To act as Supreme Court judges for temporary basis, and he can do so with the consultation of Chief Justice of concerned High Court and with the previous consent of the President of India। ये तो हो गया फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस में ही कैन इनवाइट द रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इवन हाई कोर्ट। तो ही कैन इनवाइट the retired judges of Supreme Court or High Court to act as a judges of Supreme Court for temporary basis, जब तक कि क्या है, वो पूरा नहीं हो जाता कोरम, या जो एक्स्ट्रा वर्क आ गया उसके लिए उन्होंने क्या है, हायर कर सकते हैं रिटायर्ड जजेस को फिर से। कौन कर सकता है? तो ऑब्वियसली कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, दोनों जगह पे उनको प्रायर कंसेंट किसका लगेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो यही क्वेश्चन में उसने पूछा था, दैट किसी भी रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बुला सकते हैं कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुला सकते हैं विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट तो हमें पता ही है दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गए? एंड व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर देन? द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी। इज़ इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर।